जब मौसम में बदलाव आने के साथ कई तरह की बीमारियां और संक्रामक भी आने लगते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, बुखार आदि। मगर बरसात में लोगों को स्किन में जो है इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। खासकर जब अब पूरा बॉडी में खुजली होना और जो है मानसून में जो है नमी के कारण स्किन इन्फेक्शन या खुजली में जो है दिक्कत हो जाता है। तो आज चलिए डॉक्टर अरुण कुमार से जानते हैं कि ये जो अभी विंटर सीजन है, तो इसमें ये जो स्किन का जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये किन किन कारणों से हो रहा है और इनसे किस तरह से बचा किया जा सकता है। कई लोगों को फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है। अगर आपको भी बरसात में स्किन इन्फेक्शन होने लगता है या ठंड में इनकी स्किन इन्फेक्शन होने लगता है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे बचने के लिए डॉक्टर अरुण कुमार जो है उपाय बताएंगे। और यदि यह नियमित रूप से करते हैं तो आपका जो स्किन प्रॉब्लम है वो सही हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर चंदन। जैसा आपने बताया, इचिंग इचिंग इज ए वेरी कॉमन, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रूरिगो पोराइटस लाइक। और ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है, जो कि ये बताता है कि इसमें कुछ अंडरलाइंग डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। ये बहुत सारी बीमारियों का एक परिलक्षित रूप हो सकता है, जो कि हम लोग एक सिम्टम के रूप में देख सकते हैं। इचिंग जनरली इसे हिंदी में खुजली बोलते हैं, और ये लोकलाइज्ड हो सकता है, जनरलाइज्ड हो सकता है, एक पार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर सकता है। इस तरह के कंडीशन में हम लोग ये देखना है कि आखिर कौन कौन से कारण है। इसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कितने टाइप का है। ईचिंग कॉमनली 6 तरीके का है, लेकिन इसमें मुख्यतः 4 बहुत कॉमन है, जो कि न्यूरोजेनिक हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है, और प्लूराइटोसेप्टिव हो सकता है। साइकोलॉजिकल इन द सेंस कि इसमें किसी तरह का कोई फिजिकल इरिटेंट नहीं होगा, बट ये किसी मेंटल स्ट्रेस में या मेंटल कंडीशन में जो व्यक्ति ग्रसित है, दैट कैन शो द प्लूराइटिस। एक्यूट टीचिंग में जब ये 6 दिन से 6 वीक से कम का हिस्ट्री देता है, दैट इज द एक्यूट कंडीशन। और अगर ये 6 वीक से ज़्यादा है तो इसे हम लोग क्रोनिक बोल सकते हैं, कि क्रोनिकली वो ईचिंग का पेशेंट है। न्यूरोजेनिक तब हुआ जब नर्व इन्वॉल्वमेंट है, और जो जनरली नॉन स्किन रिलेटेड हुआ, जहाँ न्यूरॉन का इफेक्ट है, जैसे कुछ डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज वगैरह, उस केस में न्यूरोजेनिक ईचिंग पाई जाती है। और जब ये नर्व को डैमेज करने लगे तो इसको हम लोग न्यूरोपैथिक ईचिंग बोलते हैं। तो ये दीज आर द कॉमन टाइप्स जिसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ईचिंग इतने तरीके का है। अब बहुत सारे कंडीशन है जिसमें कि ईचिंग देखा जाता है। इस पर मैं बारी बारी से आना चाहूँगा। जैसे एक्यूट डर्मेटाइटिस, एक्यूट डर्मेटाइटिस में कहीं कॉमनली ये देखा गया है कि इचिंग पाया जाता है, या एक्जिमा, जैसे बहुत ही कॉमनली टर्म है, बहुत ही कॉमन टर्म है यहाँ पर। स्क्लोडर्मा, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, या डर्मेटोग्राफिया, हाइव्स, हाइव्स अर्टिकरिया भी जिसे बोला जाता है, जिसमें कि स्किन पर स्वेलन या बम्पिंग टाइप का ये बन जाता है, और उसमें कई बार देखा गया है कि ये कोलिज करके एक बड़े बड़े रूप में दिखने लगते हैं। और ये बहुत ही कॉमन है, जिसमें कि हम लोग एंटी हिस्टामिनिक वगैरह चलाते हैं, इट्स वेरी कॉमन। जैसे सेट्रिजिन आप सुने होंगे, या लिवोसेट्रिजिन, ये कॉमनली दिया जाता है फॉर द अगर ट्रीटमेंट ऑफ द इचिंग। अदर कंडीशन भी है, जैसे रिंगवार में भी इचिंग पाई जाती है, पिनवार वगैरह, जिसमें अल्बेंडाजोल अगर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या कुछ अंडरलाइंग डिसऑर्डर है जिसमें कि स्किन का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो इचिंग के रूप में दिखता है, जैसे कि किडनी फेलियर हुआ, रिनल फेलियर हुआ, उस तरीके की चीज़ों में देखा जाता है। ये अंडरलाइंग डिसऑर्डर कई बार संकेत देते हैं कि जो स्किन है, अगर हम इन्वेस्टिगेशन कराएं तो सीरम क्रिएटिनिन या रीनल फंक्शन टेस्ट या लिवर फंक्शन टेस्ट, दैट इंडिकेट्स दैट द अंडरलाइंग डिसऑर्डर वाज देयर, एंड हम लोग सुपरफिशियली ट्रीटमेंट कर रहे थे और अल्टीमेटली पेशेंट को नुकसान हुआ। ये तो थायराइड डिजीज का भी संकेत हो सकता है, ये लिम्फोमा हो सकता है। डायबिटीज़ जो मैंने बताया कि इट इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज, एंड ये कई बार इसमें इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, तो ये इचिंग के रूप में प्रेजेंटेशन देता है।
इसमें जनरली ड्राई स्किन एलर्जी का भी रोल है। ड्राई स्किन जब रहेगा तो ये इचिंग और भी भयानक रूप में दिखता है। अपार्ट फ्रॉम द रिंगवर्म एंड सिंगल्स जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया कि जो कॉमन कंडीशन है लाइक एक्जिमा, उस हाइव्स, सिंगल्स, एलर्जीज, कुछ कंडीशन ऐसे हैं जो उतने कॉमन नहीं है लेकिन ज़्यादातर उसमें भी देखने को मिलता है, जैसे बुल्लस फेबिक्वाइड। बुल्लस फेबिक्वाइड में ये स्किन का जो सुपरफिशियल लेयर है, एपिडर्मिस है, उसमें पानी भर जाएगा और वो थोड़ा स्किन से उठ कर दिखता है। उसके बाद डीएच जो कि डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, ये इसमें ये मुख्यतः सिलिक डिजीज में दिखता है। सिलिक डिजीज का एक पार्ट है, स्किन मैनिफेस्टेशन है। लाइकन प्लानस जिसमें कि स्किन काफ़ी थिक हो जाता है और ये जनरली लोअर जॉइंट में, लोअर एक्सट्रीमिटी में पाया जाता है। स्किन काफ़ी रफ हो जाता है एंड सेंसेशन पेशेंट की कम हो जाती है। ये सब कंडीशन को ध्यान में रखना होगा। इचिंग कई बार देखा गया कि सनलाइट के एक्सपोजर से भी होता है। कई बार पेशेंट का कंप्लेंट 24 आवर और 78 आवर के बाद नहीं दिखता है, 2 से 3 दिनों के बाद, जिसमें कि पेशेंट बोलता है कि मुझे इचिंग की फीलिंग हो रही है। कुछ इरिटेंट भी है, कुछ एलर्जेंस है जो कि इचिंग के कॉज हो सकते हैं, लाइक कि आप कई बार कलरिंग एजेंट जो होते हैं, पॉइजन आइवी का हमने नाम सुना है, पॉइजन ओक है, या मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो से, या कई बार देखा गया कि हिस्टामिन का रिलीज होता है और ये हम लोग उसमें एंटी हिस्टामिनिक देते हैं। कई बार इचिंग इतना ज़्यादा हो सकता है मॉस्किटो और बाइट से कि वो इमरजेंसी कंडीशन हो सकता है। कई बार हिस्ट्री पेशेंट देता है कि मैं कहीं गया था बाहर, कई खास करके पेरिफेरल इलाके में या जो तराई के इलाके हैं, जो जंगल के इलाके हैं, कि मधुमक्खी से या अदर से इंसेक्ट ये बाइट हुआ, इचिंग हुआ और वो पेशेंट को सीवियर कंडीशन में, इसमें लिम्फेडिमा या होठ पर भी, आपको लिप्स पर या चिक्स पर, इस तरह के कई कंडीशन है जो कि काफ़ी सीवियर हो सकते हैं और पेशेंट को तत्काल राहत की ज़रूरत पड़ती है। कुछ वूल्स, परफ्यूम्स, सर्टेन सोप्स, किसी को सोप से भी एलर्जी हो सकता है, केमिकल से एलर्जी हो सकता है, पेंट से एलर्जी हो सकता है। दैट ऑल कॉजेज द इचिंग इन द डिफरेंट मैटर। कुछ चीज़ें जो है जो कि बताया मैंने कि इंटरनल ऑर्गन की बीमारी का संकेत हो सकता है, जैसे कि किडनी फेलियर हो सकता है, बाइल डक्ट स्टेसिस हो सकता है। बाइल डक्ट में अल्कलाइन फॉस्फेटेज देखा गया है जनरल कि उसका लेवल अगर इंक्रीज कर जाता है तो उस केस में भी इचिंग पाई जाती है। कोलेस्टेसिस, जिसमें कि बाइल जो डक्ट है उसमें स्टेसिस हो जाती है, स्टोन बन जाता है और वो ब्लड लेवल हाई हो जाता है। उसमें देखा गया है कि अपार्ट फ्रॉम द लक्षण के जो कि जॉन्डिस के लक्षण है, इसके साथ साथ इचिंग बहुत ही भयानक इचिंग होता है। लैटेक्स, सर्टेन फूड्स, कुछ फूड एलर्जेंस है, किसी को उससे एलर्जी हो सकता है। कुछ न्यूरोजेनिक कंडीशन है, जैसा कि मैंने बताया कि डायबिटीज, इस कंडीशन में देखा गया है कि डायबिटीज पेशेंट को एलर्जी बहुत ही तुरंत हो जाया करती है। उसका जो ये लेवल है वो थोड़ी सी भी अगर इरिटेंट आते हैं तो उसे दिख सकता है। उसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सिंगल्स जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, सिंगल्स को ब्रोंकियल कंडीशन हो सकता है, लंग का कंडीशन हो सकता है, नोटाल्जिया हो सकता है या मेराल्जिया हो सकता है, इस तरह के कंडीशन में भी पाया जाता है। इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर हो सकती है। ट्राइजेमिनल न्यूरोपैथी जो बहुत ही कॉमन है, कई लोगों को देखा गया कि फेस इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह के कंडीशन में हम लोगों को जो अवॉइड करना है, सावधानी बरतनी है। कुछ मेडिकेशन जो कि क्रोनिक मेडिकेशन लेते हैं उस तरह के लोगों को मैं सावधान करना चाहूँगा। कुछ मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है, लाइक द एंटी फंगल्स, एंटीबायोटिक्स, बी कॉम्प्लेक्स या एस्पिरिन। इस तरह के कंडीशन में आपको उस मेडिसिन को डोज को कम करना होगा। जो वल्नरेबल ग्रुप है उसको अवॉइड करनी है। नाइट्रेट्स भी हो सकता है, रिफाम्पिसिन भी हो सकता है एंटी ट्यूबरकुलस में। उसके बाद वैंकोमाइसिन इज़ द मोस्ट कॉमन मेडिकेशन व्हिच इज प्रोन टू कॉज द इचिंग। अब सवाल ये उठता है कि जब इचिंग है तो इसमें किस तरीके से इसे अवॉइड करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को ब्लड टेस्ट करानी होगी। ब्लड में पैरामीटर देखना होगा, जो सीबीसी काउंट है, टीएलसी है, डीएलसी है। स्किन टेस्ट करानी होगी, चैंग टेस्ट जो होता था, सैंग टेस्ट होता था, उस केस में हम लोग को रास्ट, प्रीस्ट, ये कुछ टेस्ट है। थायराइड का इन्वॉल्वमेंट है तो थायराइड का लेवल जानना होगा, T3 T4 TSH कितना है।
अगर ज़्यादा थिक हो गया है स्किन तो स्क्रैपिंग करनी होगी, उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन और पैथोलॉजिकल माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करना होगा सो दैट वी कैन रीच द diagnosis. Now, after reaching the diagnosis, how to treat the patient? In this case, the most common is the antihistaminics, oral steroid, डेक्सोना डेक्सामेथासोन जो प्रेडनिसोलोन है, इस तरह के मेडिसिन को देकर हम बहुत हद तक पेशेंट के कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। इम्यूनोसप्रेशन की भी आवश्यकता पड़ सकती है किसी पेशेंट को जो किडनी फेलियर का पेशेंट है, लिवर फेलियर का पेशेंट है, उस केस में हम लोग दे सकते हैं। एंटी फंगल मेडिकेशन बहुत ही अच्छा काम करता है, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, इस तरह के कंडीशन को हम पेशेंट को जो वेनरेबल ग्रुप है, कैंडिडिनल इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को, कैंडिडा इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन, उस तरह के केस में हम एंटी फंगल का यूज कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया ये इचिंग जनरलाइज हो सकता है, लोकलाइज हो सकता है, किसी ऑर्गन को इन्वॉल्व हो सकता है। महिलाओं में देखा गया प्रेगनेंसी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इचिंग का कंप्लेन आता है, वो एक अलग कंडीशन है, उसमें भी हम लोग को सावधानी बरतनी है, कौन सी दवा देनी है और कौन सी दवा को डोज कम करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू मेक द लाइफ स्टाइल हेल्दी। जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही कॉमन है, जो कि एलर्जी के लिए लाइक द ड्राई स्किन, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन, सिरोसिस, इस तरह के डिसऑर्डर को कम करके हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। आई वांट टू से कि सिरोसिस है या और भी जो डिसऑर्डर है उस केस में हाउ टू मेक द लाइफ स्टाइल, तो लाइफ स्टाइल ये होना चाहिए कि स्किन को मॉइस्चर रखना है आफ्टर बाथ, और हमको कुछ मॉइस्चराइजर लगाना है स्किन में। उसके बाद कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल दिखनी चाहिए, जो शर्ट पहने, जो वियरिंग है, हमारे क्लॉथ्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हों, कोई फैब्रिक ऐसा ना हो जो कि स्किन के साथ रिएक्शन करता हो। और कई बार देखा गया है कि जो हम जूता चप्पल का भी यूज करते हैं वो भी इरिटेशन का कॉज हो सकता है, कई बार चश्मा का फ्रेम भी इरिटेशन का कॉज हो सकता है। तो ये जो बाहर के आर्टिकल्स है, इस सब चीज़ों को देखना होगा कि किस मटेरियल से बने हैं, और अगर किसी तरह का एसटी है तो उसको सावधानी बरतनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्दी फूड, क्योंकि ग्लूटेन इंटरोपैथी ये बहुत ही कॉमन है, चाहे कि ये कुछ ऐसे चीज़ है जिससे खाने से, जिसका सेवन करने से उसके इंटेस्टिन में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि ब्लड के साथ घुलकर और काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन कराते हैं। तो अगर इस तरह की कंडीशन है, या और भी ऐसे फूड्स हो सकते हैं जिसको कि अवॉइड करना है। और वैसे पेशेंट को जो कि सीरोटिक है या ल्यूपस है या सोरियाटिक पेशेंट है, उस तरह के पेशेंट में कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है जो कि कॉमनली एलर्जन का काम करते हैं। स्ट्रेस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एलर्जी और इचिंग, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने बताया है कि ये न्यूरोजेनिक हो सकता है। तो अगर आप न्यूरोजेनिक है और आप स्ट्रेस के शिकार हैं, बात बात में स्ट्रेस ले रहे हैं, तो इट विल अल्टीमेटली कॉज द अल्टरेशन इन द न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल अल्टरेशन इन द ब्लड, सो इट विल अल्टीमेटली लीड्स टू द इचिंग। एंड इसको अवॉइड करने का तरीका हो सकता है मेडिटेशन, योगा, और भी कुछ थेरेपी है जो कि पेशेंट के लिए काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन सब बातों से मैं ये कहना चाहूँगा कि इचिंग को साधारण तरीके से ना लिया जाए, ये काफ़ी एक अंडरलाइंग डिसऑर्डर का प्रतिबिंब हो सकता है, उसको साबित कर सकता है, उसके तरफ हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हम उसको सिंपल इचिंग मान के और दवा दिए जा रहे हैं और पेशेंट का कंप्लेन बढ़ता जा रहा है। ये कई बार देखा गया है कि रीनल फेल्यूर, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, क्रोनिक सीकेडी, सीएलडी, सीरोटिक जो ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, इसमें कई बार जो एलिमेंट्स है, जो पोषक तत्व हैं, उसका उतार चढ़ाव होने से कई बार ब्लड में ये साबित ऑलरेडी रिसर्च से साबित हो चुका है कि इसको कम से कम हम लोगों को ध्यान रखना है। और जो जो कॉमनली जो हम लोग आम ज़िंदगी जो जी रहे हैं उस केस में कई बार देखा गया कि साबुन का या कई ऐसे तत्व हो सकते हैं जो कि एलर्जी को बढ़ा सकते हैं। इस केस में बहुत ही गंभीर तरीके से सोचने की ज़रूरत है। सनलाइट जो कि बहुत ही कॉमन एलर्जन है, एलर्जन या किसी में एक कारक का काम कर सकता है, उत्प्रेरक का काम कर सकता है, सिचुएशन को एडवर्स कर सकता है। उस तरह के पेशेंट में भी हम ये बोलना चाहेंगे कि सनलाइट को अगर आप एलर्जी के रूप में देखते हैं तो उसे अवॉइड करना है, उसे कम करना है। कई बार देखा गया है कि किसी पेशेंट को धूल से, धुआं से, डस्ट से, चूँकि हम लोग माहौल जो जी रहे हैं वो पॉल्यूटेड माहौल है, उस केस में हम लोग को जितना मैक्सिमम हो सके साफ़ सफाई का ध्यान रखना है और
पॉल्यूटेंट है, जो इरिटेंट है, उसको हम लोग अच्छे तरीके से अपने स्किन से हटाकर और काफ़ी कंडीशन को कम कर सकते हैं। So I would like to take home take message from Dr. Chandan, what he is giving the messages to the common people, to the persons who are really very much prone to afflicted with the itching or you can say urticaria. What Dr. Chandan, what you want to tell? बहुत ही बढ़िया बात बताएँ आपने, जैसे कि बताया कि खुजली के कारण जो होने वाली समस्या जो है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? यदि हो जाए तो फिर सबसे पहला क्या है कि उसका पता लगाया जाता है कि खुजली किस कारण से हो रहा है, और जिस कारण से खुजली हो रहा है तो उसको उस पे फ़ोकस किया जाता है। दूसरा ये है कि इसको किस तरह से रोका जा सकता है। जैसा अभी आपने फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताया कि जो फंगल इन्फेक्शन जो उसमें क्या होगा कि सीवियर इचिंग रहता है, और इस कंडीशन में क्या करना है, जब भी आप स्नान करते हो तो उसमें क्या है क्या कि आप तरीके से अपने शरीर को वाइप्स नहीं करते हैं। वो सिंपली हड़बड़ी में इस तरह से वाइप्स करके और वो रख देते हैं, अपने वो टॉल्स को रख रख देते हैं। तो उसके कारण भी आपको इस तरह का समस्या जो जो फंगल है, जो उसका जो जो फंगल का स्पोर्स वगैरह जो बनता है, तो उसमें वो रह ही जाता है, और उसके कारण जो है आपका जो सिविरिटी जो है वो बढ़ जाता है। तो इसमें करना क्या है कि यदि इचिंग का प्रॉब्लम आपको हो रहा है, तो इसमें आप सबसे पहला, यदि आप स्नान कर लिए तो फिर उसको बढ़िया तरीके से वाइप्स कीजिए, और साफ कपड़े से, और उस कपड़े को फिर आप सन लाइट से अच्छे प्रॉपरली उसको सुखा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो इचिंग का प्रॉब्लम है, वो उसमें द मेडिसिन के साथ साथ इसको यदि करते हैं तो ये आपका फाइनली मतलब कि तरीके से सही होने का ये रहेगा। दूसरा ये है कि खाना, तो आप जैसे कि मछली हो गया, 3 ओमेगा फैटी एसिड उसमें रहता है, तो इसको खाते हैं तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इस स्किन के लिए प्रॉपर्ली। और फ्रेश फ्रूट्स वगैरह है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। बेरी वगैरह है, इसको भी ले सकते हैं, स्किन के लिए बेस्ट है ये। तो इस तरह का एक करके उपाय। एक्सरसाइज जो है आपको उसको कंटिन्यूस रखें, और जो सन का जो मॉर्निंग में है उसका भी ज़रूरी है हीट अपने शरीर को देना। तो इस तरीके से आप अपने स्किन को बचाव कर सकते हैं। थैंक यू।